अभी आरजीकर हॉस्पिटल में हुई घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे देश की महिलाएं अब कहां सेफ हैं। इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी जूनियर डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाया है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो भी दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसे फांसी की सजा मिले। हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही एक घटना की है जिसमें पूरे देश ने प्रोटेस्ट किया, फिर भी आज घटना को अंजाम देने वाले 3 दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। 14 सितंबर साल 2020 की हाथरस वाली घटना को कौन भूल सकता है। उस समय हर न्यूज हर खबर में इसी घटना की बात हो रही थी। आरोप था कि 14 तारीख को स्वर्ण जाति के 4 लड़कों ने कथित तौर पे एक दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब लड़की सुबह अपनी मां के साथ मवेशियों का चारा लेने खेत में गई, उस वक्त इसके गर्दन में पड़े दुपट्टे को पकड़कर घींचते हुए उसे बाजरे के खेत में ले जाया गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। चोट इतनी गंभीर थी कि वो लड़की अपाहिज हो गई। दोनों हाथ पैर कलवाग्रस्त हो गए, उसका गला घोटा गया। यहाँ तक कि 4 आरोपियों ने लड़की को किसी का नाम ना बताने और जान से मारने की धमकी भी दी थी। लड़की की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 29 सितंबर को उसकी अस्पताल में मौत हो गई। ये पूरा मामला उस समय देश विदेश की हेडलाइन बन गई थी। पहले निर्भया केस, फिर हाथरस केस और ना जाने ऐसे कितने केस रोज खबरों के बीच में दबा दिए जाते हैं और खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाते हैं। पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने पूरे गाँव की किलेबंदी कर दी थी। गाँव में मीडिया की एंट्री बंद कर दी थी। पीड़िता के परिवार से मिलने जाने वाले कई पत्रकारों और नेताओं के साथ बदसलूकी की गई। पीड़िता के परिवार ने भी आरोप लगाया था कि उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है। इस मामले में 2 मार्च 2023 को हाथरस कोर्ट का एक अहम फैसला आया। 4 आरोपियों के ऊपर से गैंगरेप का मामला हटा लिया गया और 3 आरोपी रामू, लवकुश और रवि, इन तीनों को बरी कर दिया गया, जबकि चौथे आरोपी संदीप सिंह को हटाए और SC/ST एक्ट के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। ये चारों आरोपी संदीप, लवकुश, रामू और रवि ठाकुर जाति के हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन और आज हम लोग हाथरस केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पूरा वीडियो न्यूज चैनल, इंटरव्यू और न्यूज आर्टिकल पर आधारित है। हाथरस जिले में एक गांव है भोलगधे। यह ठाकुर भुलाए गांव है। द पॉइंट न्यूज के अनुसार जब 14 सितंबर को ये घटना हुई तब गांव में दलितों के 4 घर थे और आगे चलकर 2 दलित परिवार गांव छोड़कर चले गए। पीड़िता के भाई का कहना था कि दोनों परिवार डर के वजह से गांव छोड़कर चले गए। अब उस गांव में केवल 2 ही दलित परिवार बचे हैं। पीड़ित लड़की की मां ने बताया कि यह 14 सितंबर की सुबह 8 बजे के करीब अपनी बेटी के साथ खेत में मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। लड़की अपनी मां से करीब 100 मीटर दूर जाके घास काट रही थी। घास काटने के बाद मां अपनी बेटी के पास पहुंची पर वो वहां पर नहीं थी। माँ को लगा कि बेटी अकेले घर पे चली गई होगी। तभी माँ को खेत के मेड़ पर अपनी बेटी के एक पाँव के चप्पल मिले। माँ ने भी सोचा कि बेटी एक पैर का चप्पल छोड़ के घर कैसे जा सकती है, और तभी माँ की नजर बाजरे के खेत पर पड़ी। बाजरे के पौधे टूटे हुए थे। माँ जब बाजरे के खेत में गई तो उसने देखा कि उसकी बच्ची अर्धनग्न अवस्था में बेजान गिरी पड़ी है। उसका शरीर पूरा खून से सना पड़ा है। लड़की बोलने की हालत में नहीं है, वो अपना गर्दन तक नहीं हिला पा रही। लड़की का जीभ मुंह से बाहर आ गया है, वो खून की उल्टियां कर रही है। अपनी बेटी का ऐसा हालत देखकर उस माँ की कैसी अवस्था हुई होगी, उसको कोई बयान नहीं कर सकता। जिस पे गुजरती है वही तकलीफ को समझ सकता है। उस माँ ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी बेटी का शरीर ढक दिया। उसके बाद उसने खेत में अपने लड़के को बुलाया। लड़का खेत में आया, फिर दोनों लड़की को बाइक पे बिठाकर सुबह 9:30 बजे उसे चड़प्पा पुलिस स्टेशन ले गए। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस के पास जाने पर बस पुलिस एक ही शब्द बोलती रही कि इसे लेकर जाओ यहाँ से। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने FIR दर्ज करने में भी देरी की। आखिरकार मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ SC/ST एक्ट अधिनियम और IPC की धारा 307 के तहत FIR दर्ज की गई। इस FIR में केवल एक ही आरोपी संदीप का नाम दर्ज कराया गया था। जब पीड़िता के भाई से पूछा गया कि पहली शिकायत में उसने रेप की जिक्र क्यों नहीं किया, तब उसने कहा कि उस समय जो उसे पता था उसने वही तहरीर में लिखा। इसके बाद परिवार वाले पीड़िता लड़की को हाथरस अस्पताल में ले गए। पीड़िता की हालत खराब हो गई थी। 2 ही घंटे बाद यानी 14 सितंबर को ही दोपहर 2 बजे उसे हाथरस अस्पताल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हाथरस की डॉक्टर का कहना था कि उसके यहाँ इतनी सुविधा नहीं थी कि वो लड़की का उचित इलाज किया जा सके। 19 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पीड़िता की थोड़ी हालत सुधरी और वो होश में आई और होश में आने के बाद उसका बयान दर्ज किया गया। पीड़िता ने इस बयान में संदीप के साथ 2 और हमलावरों का नाम
दर्ज किया। उसने अपने साथ छेड़छाड़ का भी जिक्र किया। पुलिस ने इसी बयान को आधार मानकर धारा 360 यानी हत्या का प्रयास और 354 यानी छेड़छाड़ के मामले के तहत संदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने पहली बार 22 सितंबर को सामूहिक दुष्कर्म की बात कही थी और उसी दिन एफआईआर में धारा 376 जोड़ दी गई थी। अलीगढ़ के अस्पताल में जब बयान लेते समय पुलिस ने पूछा कि आपने पहले वाले बयान में सिर्फ एक ही आरोपी का नाम क्यों लिया और केवल छेड़खानी का आरोप क्यों लगाया, तब पीड़िता ने जवाब दिया कि मैं उस समय होश में नहीं थी। 22 सितंबर को पीड़िता की हालत बहुत गंभीर हो गई। इस वजह से पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया। इसी डायन डिक्लेरेशन यानी मृत्युपूर्ण बयान के रूप में जाना जाता है। यह बयान इस आधार पर लिया जाता है कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। ये बयान अदालत में बहुत प्रभावी होता है। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, उसका गला घोटा गया था। पीड़िता ने अपने 4 पड़ोसियों का भी नाम लिया। मुख्य आरोपी संदीप कुमार, रामू, लवकुश और रवि। इस आरोप के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक की रिपोर्ट की बात करें तो उसने कहा था कि कांग्रेस नेता शिवराज जीवन ने पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद पीड़िता से मुलाकात की थी, जिसके बाद मामले की कहानी बदलने लगी। फिर ये मामला गैंगरेप में बन गया था। घटना के तुरंत बाद कुछ लोकल पत्रकारों ने पीड़िता और उसकी मां का वीडियो बनाया था। वीडियो में एक व्यक्ति पीड़िता की मां से पूछता है कि किस बात को लेकर इस लड़की को मारा गया है। तब पीड़िता की मां इस बात का जिक्र करती है कि वो घास लेने गई थी, वहीं मारपीट हो गई। फिर पीछे से आकर बेटी को बाजरे में खींच लिया। वो व्यक्ति मां से पूछता है कि किन किन लोगों ने मारा था। तब पीड़िता की मां कहती है खाली एक ही लड़का था। कैमरे के पीछे वाला व्यक्ति पूछता है कि उसका नाम क्या था। तब पीड़िता की मां कहती है संदीप। वो व्यक्ति फिर पूछता है कि क्या कोई रंजिश चल रही है। तब मां कहती है कि हाँ, पुरानी रंजिश चल रही है। वो कहती है कि 15-16 साल पहले इसके ससुर को संदीप के घर वालों ने मार दिया था। तब पीड़िता के भाई से पूछा गया कि मां ने पहले क्यों नहीं बताया कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। तब भाई ने बताया कि मां को कलंक का डर था और चारों आरोपी ठाकुर जाति के थे। बीबीसी के मुताबिक एक विशिष्ट पुलिस अधिकारी ने कहा था कि पीड़िता के परिवार ने प्रारंभिक शिकायत में बलात्कार का जिक्र नहीं किया। पुलिस ने दावा किया कि लड़की ने अपने साथ मारपीट के 9 दिन बाद 22 सितंबर तक बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था। लेकिन कुछ वीडियो फुटेज ये बताते हैं कि हमले के कुछ घंटे के भीतर वो अपने बयान में 2 बार कहती हैं जबरदस्ती बलात्कार के लिए प्रयोग करने वाला दूसरा शब्द है। टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने अपने मौत के पहले 3 बार कहा था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। 2 वीडियो फुटेज में उसके मुंह से जबरदस्ती शब्द निकला। 14 सितंबर को शूट किए गए वीडियो में पीड़िता चंद्रमा पुलिस स्टेशन के बाहर फर्श पर लेटी हुई थी। ये बोलती हैं कि उसका गला घोट दिया गया। व्यक्ति फिर पूछता है बताओ क्यों दबा दिया गया। फिर लड़की बोलती है जबरदस्ती नहीं करने दिया। कैमरे के पीछे वाला व्यक्ति पूछता है क्यों। लड़की कुछ नहीं बोलती है। जब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें कहीं और भी चोट लगी है, तब उसने अपने घाव से भरी जीभ को बाहर निकाल दी। दूसरा वीडियो उसी दिन हाथरस जिला के अस्पताल में शूट किया गया। पीड़िता बेड पर लेटी हुई थी। तब पत्रकार उससे पूछता है उसे किसने चोट पहुंचाई। पीड़िता बोलती है संदीप ने मेरा गला घोट दिया। फिर उसने पूछा क्यों। पीड़िता जवाब देती है मैं चारा इकट्ठा करने गई थी, तभी उसने मुझे अंदर खींच लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैंने विरोध करना शुरू किया तो संदीप ने मेरा गला घोट दिया। वो पत्रकार इससे पूछता है क्या कोई दुश्मनी चल रही है। पीड़िता हाँ में जवाब देती है। तीसरा वीडियो 5 मिनट 17 सेकंड का था। यह बयान 22 सितंबर को अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पुलिस में दिया गया था। इस वीडियो में पीड़िता के चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। इस वीडियो में वो कहती है कि मेरे साथ बलात्कार किया गया था। रवि और संदीप एक साथ थे। उन्होंने 1 महीने पहले भी मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भाग गई थी। पर उस दिन मेरे साथ बलात्कार किया गया। दोनों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। बाकी लोग मेरी माँ को आता देख भाग गए। तब तक मैं थोड़ा होश में आ गई थी। पीड़िता से पूछा गया कि क्या उसे यहाँ पर ये कहने के लिए दबाव डाला गया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। तो वो कहती है कि कोई दबाव नहीं है, वो लोग ऐसे ही हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो दोबारा ऐसा कर सकता है। वो मुझे धमकी देता है कि गोली से उड़ा दूंगा। 28 सितंबर को पीड़िता की हालत बहुत खराब हो गई। उसे एम्स रेफर कर दिया गया। उसे एम्स में बेड खाली ना होने की वजह से
दिल्ली के सफरगंज अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां 29 सितंबर को सुबह पीड़िता की मौत हो गई। इसके बाद पीड़िता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद आधी रात को एक एम्बुलेंस पीड़िता की लाश लेकर फुलगड़ी पहुंचता है। उस एम्बुलेंस में परिवार का कोई सदस्य नहीं था, ऐसा पीड़िता की चाची ने बताया। प्रशासन ने पूरे गाँव को छावनी में बदल दिया था। हर जगह पुलिस फोर्स लगी थी। पुलिस प्रशासन चाहती थी कि लाश का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया जाए, पर परिवार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो लाश को एक बार घर ले जाना चाहते थे। परिवार कहता रहा कि हिंदू धर्म में रात में दाह संस्कार नहीं किया जाता है। परिवार कहता रहा कि बिटिया का हिंदू रीति रिवाज के तहत दाह संस्कार किया जाएगा, और उनकी बात सुनने वाला था कौन? पीड़िता की मां अपनी बेटी को आखिरी बार घर ले जाने की भीख मांगती रही, अपनी बेटी को हल्दी लगाने की बात कहती रही, पर किसी ने कुछ नहीं सुना। आखिरकार करीब 2:30 बजे रात को हाथरस में पीड़िता का दाह संस्कार कर दिया गया। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि परिवार की उपस्थिति के बिना जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना था कि परिवार से अनुमति लेकर हमने दाह संस्कार किया है। सबसे अमानवीय बात तो ये थी कि जहां इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही थी, पीड़िता की चिता जल रही थी, वहीं किनारे कुछ पुलिस वाले हंस रहे थे। इस तरह आधी रात में जल्दीबाजी में किए गए पीड़िता के अंतिम संस्कार ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिए। लोग पुलिस प्रशासन पर यूपी सरकार पे सवाल खड़े करने लगे। बात होने लगी कि दाह संस्कार सबूत मिटाने के लिए किया गया है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने SIT का गठन किया। उन्होंने पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा, एक घर और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। SIT ने जब चारों आरोपियों के कॉल डिटेल निकाले, तब मुख्य आरोपी संदीप के कॉल डिटेल से पता चला कि 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक पीड़िता के भाई और संदीप के मोबाइल नंबर के बीच 104 बार कॉल की गई थी। दोनों नंबरों के बीच करीब 5 घंटे तक बात हुई थी। कॉल डिटेल से पता चलता है कि पीड़िता के भाई के नंबर से आरोपी संदीप के नंबर पर 62 बार और संदीप के नंबर से पीड़िता के भाई के मोबाइल पर 42 बार कॉल की गई थी, जबकि दोनों का घर सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था। दोनों नंबर की लोकेशन भी गांव की थी। पीड़िता के भाई ने इस पर कहा कि उसकी कभी संदीप से फोन पर बातचीत नहीं हुई थी और ना कभी बहन ने उसे कॉल किया था। यह बस परिवार को दबाने और बदनाम करने की साजिश है। इस बीच ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़िता का बलात्कार नहीं हुआ था। कॉल डिटेल निकल के आई 104 कॉल। आपका फोन था? किसका फोन? जी घर पे फोन, घर का फ़ोन है। वो घर का फ़ोन है, करीब 18-20 साल पुराना नंबर है वो हमारा। और जो बात बता रहे हैं कि आपकी बात होती रहती है, ये भी गलत बात है बिल्कुल। जो नंबर है वो तो हमारा है, ये तो हम कह रहे हैं। पर जो आप बता रहे हैं कि प्रेम संग है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल जो कॉल डिटेल को लेकर के उठ रहे हैं, एक ही घर में फोन है उसकी भी, तो जब हमने कॉल की है तो उसकी ऑडियो सुनाओ हमें। अगर हमने की है, सच्चाई है उनमें, तो हमें ऑडियो सुनाओ, हम सुनेंगे, तैयार हैं हम सुनने के लिए। हमारा जो भी है सो मान सम्मान बिकाऊ नहीं है, जो हम किसी दूसरों में मुंह मारे जाके। उन्होंने लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पीड़िता की मौत का वजह गर्दन की चोट और लेग वाला सदमा था। उन्होंने कहा कि जो नमूने लिए गए थे उसमें स्पर्म नहीं पाए गए, जिससे ये साफ होता है कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ है। उसका कहना था कि पीड़िता के परिवार ने अपनी प्रारंभिक शिकायत में बलात्कार का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सामाजिक स्वाद बिगाड़ने और जातीय हिंसा पैदा करने के लिए कुछ लोगों ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। अब इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीड़िता की बॉडी में स्पर्म के न मिलने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। कुछ विशिष्ट वकील ने कहा कि बलात्कार के अपराध के लिए सीमन या स्पर्म की मौजूदगी जरूरी नहीं है। कहा गया कि पीड़िता के साथ 14 सितंबर को दुष्कर्म हुआ था और जांच के लिए नमूने 25 सितंबर को लिए गए थे। इन दोनों घटना के बीच 11 दिन का फैसला है। उन नमूनों से स्पर्म मिलने की संभावना बनती ही नहीं है, क्योंकि स्पर्म का लाइफ साइकिल 2 से 3 दिन का होता है। अगर 72 घंटे के अंदर कोई नमूना कलेक्ट किया जाता है तो वो भी इस शर्त पे कि लड़की को नहलाया न गया हो, उसने पेशाब न किया हो। पर जिस दिन पीड़िता को भर्ती कराया गया था, उस दिन पीड़िता ने खुद को पानी से धो लिया था, साफ सुथरे कपड़े पहन लिए थे। ऐसे में पीड़िता का वेजाइना स्वैब लेने से कुछ पता ही नहीं चलता। सरकारी गाइडलाइंस कहती हैं कि नमूने 96 घंटे के भीतर लिए जाने चाहिए। रेप के मामले में अपराध साबित करने के लिए जरूरी नहीं है कि लिंग के पूरे प्रवेश के साथ हाइमेन टूटे और वीर्य का उत्सर्जन हो। लिंग का आंशिक प्रवेश वीर्य हो या ना हो,
यहाँ तक कि लिंग के प्रवेश की कोशिश भी कानून के लिए प्राप्त उद्देश्य है। जांघ पर किसी घाव के बगैर वीर्य के दाग छोड़े बगैर भी रेप का अपराध कानूनी तौर पे पुष्ट हो सकता है। इस बीच हाथरस के डीएम का एक वीडियो वायरल हो गया। डीएम पीड़िता के परिवार से कहते हैं कि अपनी विश्वसनीयता को खत्म मत कीजिए। ये मीडिया वाले कुछ अभी चले गए और कुछ कल सुबह तक चले जाएंगे। हम ही आपके साथ खड़े हैं, अब आपकी इच्छा। बार बार बयान बदलना है, नहीं बदलना है, कभी हम भी बदल जाएं। पीड़िता के परिवार का कहना था कि उनको धमकियां दी जा रही हैं और केस रफा दफा करने की उन पर दबाव डाला जा रहा है। डीएम ने सफाई देते हुए कहा कि वो तो पीड़िता के घर बस सुख दुख बांटने के लिए गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच के हाथरस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए पीड़िता के परिवार और एमएलए अफसरों को तलब किया। पीड़िता के वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि हाई कोर्ट ने एजीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम से पूछा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि आप लोगों ने आधी रात में मिट्टी के तेल से पीड़िता का दाह संस्कार कराया। अगर वो किसी अमीर की बेटी होती तो क्या आप ऐसा करते? कोर्ट ने एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा कि अगर वहाँ पर आपकी बेटी होती तो क्या आप बिना देखे अंतिम संस्कार करने देते? उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो तो कोर्ट ने प्रशांत कुमार से पूछा कि आपको कैसे पता कि बलात्कार नहीं हुआ है, क्या जांच पूरी हो गई है? कोर्ट ने कहा कि आप बलात्कार का परिभाषा जानते हैं। प्रशांत कुमार, जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था पीड़िता का बलात्कार नहीं हुआ था, कोर्ट की सवाल पर चुप्पी साधे रहे। इधर जेल में बंद संदीप ने दावा किया कि यह पूरा मामला ओनर कलिंग का है। उसने एसपी को एक चिट्ठी लिखी। उसने चिट्ठी में लिखा कि पीड़िता को उसकी माँ और उसके भाई ने ही मारा है। संदीप ने लिखा कि उसके और पीड़िता के बीच तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो पीड़िता से हमेशा मिलता रहता था और कभी कभार तो फोन पे भी बात किया करता था, लेकिन ये बात पीड़िता के परिवार को पसंद नहीं था। संदीप ने दावा किया कि 14 सितंबर को घटना वाले दिन वो पीड़िता से मिल रहा था, लेकिन पीड़िता की माँ और उसके भाई ने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। इसके बाद वो घर चले गए। संदीप ने लिखा कि बाद में मुझे गाँव वालों से पता चला कि पीड़िता की माँ और उसके भाई ने पीड़िता को मारा पीटा। इसके बाद आगे चलकर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संदीप ने अपने पत्र में खुद को और 3 अन्य आरोपियों को निर्दोष बताते हुए पीड़िता की मां और भाई पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था और साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई। वहीं चारों आरोपियों में से एक आरोपी रामू के परिवार ने दावा किया कि पीड़िता के परिवार से मुख्य आरोपी संदीप के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी। एक बार 15-20 साल पहले आरोपी संदीप के पिता और आरोपी रवि की पीड़िता के परिवार से मवेशियों के खेत में फसल नष्ट करने को लेकर लड़ाई हो गई थी। उन्होंने पीड़िता के दादा के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपियों के परिवार ने दावा किया था कि उनके बच्चों को सामूहिक दुष्कर्म के झूठे आरोप में फंसाया गया है। राजनीति की जा रही है। हाथरस प्रशासन ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया था, लापरवाही बरती थी। यूपी पुलिस ने घटना के 18 दिनों बाद SP, DSP समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इन सभी का नार्को टेस्ट करने का फैसला किया गया था और साथ ही पीड़िता के परिवार को भी नार्को टेस्ट करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद परिवार ने इनकार कर दिया और फिर इस मामले को CBI को सौंप दी गई। हालांकि परिवार नहीं चाहता था कि CBI जांच हो, वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। परिवार वाले चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में एक टीम इस मामले की जांच करे, लेकिन जांच CBI के हाथों में सौंप दी गई। CBI ने 10 अक्टूबर को अपनी जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि हाथरस में जातिगत दंगे भड़काने और योगी सरकार को बदनाम करने की एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने हड़ताल किए, कई जगह विरोध प्रदर्शन किए, तो कुछ लोगों ने संवेदनहीन और निचले स्तर की बयानबाजी भी की। 19 दिसंबर साल 2020 को CBI ने हाथरस के SC/ST कोर्ट में चारों आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या, छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट की धाराओं में 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। CBI ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में बहुत लापरवाही दिखाई है। उसने पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया। पुलिस ने 2 बार उसके यौन उत्पीड़न वाले बयान को नजरअंदाज किया, जिसमें पीड़िता ने जबरदस्ती करने की बात की थी। पीड़िता की कोई मेडिकल जांच भी नहीं की गई, जिसके कारण महत्वपूर्ण फॉरेंसिक सबूत गायब हो गए। 2 मार्च साल 2023 को SC/ST कोर्ट ने चारों आरोपियों के ऊपर से बलात्कार का आरोप हटा लिया। संदीप सिंह को छोड़कर सभी 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाई कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ था। कोर्ट ने कहा कि 14 सितंबर को पीड़िता को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसने और न ही उसकी मां ने यौन उत्पीड़न की बात कही थी। यौन उत्पीड़न की चर्चा पहली बार 1 सप्ताह बाद 22 सितंबर को की गई थी। पीड़िता ने 14 सितंबर को मीडिया कर्मियों के
सामने जो बयान दिया था और उसका वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसमें यौन उत्पीड़न की बात नहीं करी थी। यही नहीं, पीड़िता ने बाकी 3 आरोपियों का नाम भी नहीं लिया था। कोर्ट के अनुसार ऐसा उसके रिश्तेदारों और अन्य लोगों द्वारा सिखाए जाने के बाद किया गया था जो उससे मिलने जाया करते थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता के दिए बयान में बदलाव दिखा है। डॉक्टर को दिए बयान में, महिला कांस्टेबल को दिए बयान में विभिन्नता दिखा है। मेडिकल साक्ष्यों में भी यौन उत्पीड़न की बात नहीं साबित हो पाई। कोर्ट के अनुसार मेडिकल में ब्लड और सीमन के अंश नहीं पाए गए। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के शरीर पर मिले घाव के निशान एक ही व्यक्ति के थे। घाव ये साबित नहीं करते कि पीड़िता पर कई लोगों ने हमला किया था। इसमें करार देते हुए कि इस मामले में पीड़िता घटना के 8 दिन बाद तक बात करती रही और बोलती रही, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आरोपी का इरादा निश्चित रूप से पीड़िता को मारने का था। इसलिए कोर्ट ने संदीप सिंह को गैर इरादत हत्या और SC/ST एक्ट के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। उस पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। पीड़िता का परिवार कोर्ट के इस फैसले से बहुत दुखी हुआ। उनका कहना था कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पीड़िता के परिवार ने उसकी अस्थियों को संभाल कर रखा था। उनका मानना था कि वो उन अस्थियों को तभी विसर्जन करेंगे जब उनकी बेटी को न्याय मिल जाएगा। खैर, कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया जिससे कि पूरा देश संतुष्ट नहीं था। अब इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।